हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपी टीजीटी कॉमर्स और यूपी पीजीटी कॉमर्स दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंपनी के प्रॉफिट और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे मीनिंग दी गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कंपनी का प्रॉफिट निकालने के लिए जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। और जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। और ये कब किया जाता है? ये किया जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? 31 मार्च को क्लोज होता है और स्टार्टिंग होती है 1 अप्रैल से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो बेसिक स्टेटमेंट होते हैं जिसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम लोग जानते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बनाया जाता है बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को जानने के लिए या नेट लॉस को जानने के लिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट के थ्रू कंपनी की साउंडनेस को जानते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं, जो ये बताता है कि हमारे बिजनेस में एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की क्या पोजीशन है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में एक बिजनेस की जो एसेट है, लायबिलिटी है और कैपिटल है वो कैसी है। इसके अलावा भी दो और एडिशनल स्टेटमेंट बनते हैं जिनको हम जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम ऑलरेडी अपना एक वीडियो कर चुके हैं, तो वहाँ से आपने कैश फ्लो के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है एक बिजनेस जो अपना प्रॉफिट अर्न करता है उसको ड्यूरिंग द ईयर यानी लास्ट तक अपने पास ही रखता है, इसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग, अपने ही प्रॉफिट को रिटेन करके रखना। अब आगे बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर बिजनेस में दो तरीके का होता है, एक होता है कैपिटल नेचर का और एक होता है रेवेन्यू नेचर का। तो कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर होता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट जब आप फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मतलब होता है जब बिजनेस के छोटे छोटे खर्चे जो हम करते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर में ले जाते हैं। कैपिटल रिसीप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसीप्ट से मतलब होता है जब बिजनेस में ह्यूज अमाउंट बिजनेस में आती है, जैसे हमने इशू किया है शेयर, इशू ऑफ शेयर, उस कंडीशन में हमारे पास आएगा। इशू ऑफ डिबेंचर, इस कंडीशन में पैसे आएंगे। हम बैंक से लोन लेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास पैसे आएंगे, या हम क्रेडिटर से पैसे लेंगे तो यहाँ से आएंगे। तो ये सब जो पैसे आ रहे हैं ये हमारे लिए कौन सी रिसीप्ट होगी? कैपिटल रिसीप्ट मानी जाती है। इसके अलावा रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब होता है जैसे मान के मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमारे लिए रेवेन्यू रिसीप्ट होता है। इसके अलावा जैसे हमने शेयर खरीद रखे हैं किसी कंपनी में, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से कंपनी को प्रॉफिट अर्न हुआ है और वो हमें डिविडेंड दे रही है। तो ये सब जो इस टाइप के जो भी पैसे होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे? रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाएंगे। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब भी दिया गया है, इसका नेचर और एग्जांपल दिया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर द अमाउंट विच इज इनकर्ड इज एक्वायरिंग आर इम्प्रूविंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि जब हम अपने पैसे को कहीं ऐसी जगह एक्वायर करने के लिए एक्सपेंस करते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन चीज़ों पे जब हम एक्सपेंसेस करते हैं, इनको खरीदने के लिए करते हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इनका नेचर क्या है? व्हेन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का जो हम खर्च कर रहे हैं उसको किसके लिए कर रहे हैं? अपने बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड, जिनका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपने आने वाले समय में, यानी लॉन्ग पीरियड के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, इसको हम बैलेंस शीट में अपने रिकॉर्ड करते हैं। व्हेन एन अमाउंट इज इनकर्ड इन नॉन रिकरिंग नेचर, और ये हमेशा नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। हमारी जो एक्सपेंसेज होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रिकरिंग नेचर के, एक होते हैं नॉन रिकरिंग नेचर के। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब होता है कि जिन खर्चों को हम हमेशा नहीं, एक बार करते हैं, वो नॉन रिकरिंग के होते हैं।
और जो हमेशा करते रहते हैं वो हमारे लिए रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल ईटीसी, वेजेस पेड फॉर एरेक्शन ऑफ मशीनरी, expenses of overhauling second hand purchased machinery, interest on loan raised on purchase of fixed asset। इसके अलावा preliminary expenses for floating a company, expenses on obtaining a license, initial expenditure for acquiring patents right। और 8 नंबर पे है expenses incurred on परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स ईटीसी लीगल एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड ओवर वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। इसके अलावा है एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट और कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन ऑफ द ऑफिस और फैक्ट्री प्रेमिसेस। तो ये सब जो शामिल होंगे वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के होते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, लाइक एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स सच एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर एक्सपेंसेस एज रेंट, सैलरी, रिपेयर ईटीसी। तो ये सब जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे लिए रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इनका नेचर क्या है? when an amount incurred on maintaining the earning capacity of the business, keep the asset in efficient working condition। जैसे रिपेयर करना, हमने मशीनरी का रिपेयरिंग करा ली, तो ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बेनिफिट ऑफ एक्सपेंसेस वुड लॉस्ट इन 1 ईयर, यहाँ पे है गिव बेनिफिट मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रनिंग इन नेचर एंड रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट। एग्जाम्पल इसके हैं रिन्यूअल एक्सपेंसेस, फीस ऑफ पेटेंट्स, और इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, रिपेयर ऑफ मशीनरी नॉर्मल ऑन ड्यू। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो ये सब जो एक्सपेंसेस होंगे वो रेवेन्यू नेचर के होंगे। इसके अलावा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जिसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिले, वो हमारे लिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में आने वाले समय में मिलने वाला है, तो ये हमारे लिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो ट्रीटमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। एज पर मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड, सो द होल डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी स्प्रेड ओवर द नंबर ऑफ ईयर विच बेनिफिट इज लाइकली टू बी ऑकर्ड। तो ये होता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट don't affect profit or loss of business, it either increase the liability or reduce the fixed assets by sale of fixed assets, so it will be shown। मतलब यहाँ पे जो शो होगा वो बैलेंस शीट में शो होगा और ये बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस को इफेक्ट नहीं करेगा। कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड फॉलोइंग रिसिप्ट। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले आएंगे फ्रेश कैपिटल जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं या एडिशनल कैपिटल बिजनेस में ले आते हैं, लोन जब हम दूसरे से लेते हैं या बैंक से लेते हैं या किसी और से लेते हैं, अमाउंट रिसीव्ड विच इज़ नॉट द नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो यहाँ से भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो ये सब जो नेचर होंगे ये कैपिटल नेचर होते हैं, यानी कैपिटल रिसिप्ट हमारे लिए होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट और विच रिसीव्ड इन नॉर्मल एंड रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको हम हमेशा अर्न करते रहते हैं वो हमारे लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है और यही आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। जैसे रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू कस्टमर, यहाँ पे रेंडरिंग है तो यहाँ पे हमने सेल की है और या फिर सर्विस की है कस्टमर के लिए, तो वहाँ से हमें रिसीप्ट मिली हुई है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटी जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड, ये सब हमारे बिजनेस की रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट कहलाती है। यहाँ पे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दीज रिसीप्ट इंक्रीज प्रॉफिट एंड शो इन द क्रेडिट साइड, ये हमारे लिए है। इनकम स्टेटमेंट जो हमारे लिए प्रिपेयर हो गया, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। देखिए इनकम स्टेटमेंट जो हमारे लिए बनता है उसको हम कौन से नेचर का अकाउंट मानते हैं? उसको हम मानते हैं कि ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है और इसके 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो फर्स्ट पार्ट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं और जो सेकंड हमारा पार्ट होता है उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है उनमें हम कौन कौन सी चीज़ों को ले जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में किन किन चीज़ों को ले जाते हैं, कि हम कौन सी चीज़ों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ आपके ट्रेडिंग अकाउंट की।
ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सभी के सभी आपके जाएंगे डेबिट साइड में, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सभी जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, कैरेज फ्राइट एंड कार्टेज, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लाइक पावर एंड फ्यूल वाटर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लाइक लाइटिंग रेंट एंड रेट्स, रॉयल्टी वेयर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सेल। तो ये सब जो चीज़ें होंगी वो कहाँ पे जाएंगी, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज़ें जाएंगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनमें ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इतने तरीके के एक्सपेंसेस आपके जो होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे। यहाँ पे एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में समझ लीजिएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हो गया, लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सैलरी एंड वेजेस, ऑडिट फीस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम और लाइटिंग, ये सब आएंगे। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा आपका डिस्काउंट अलाउड, अदर सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड, कमीशन, बैड डेट, पैकिंग जो चार्जेस होते हैं, वेयर हाउस एक्सपेंसेस, डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इन सबको हम शामिल करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंसेस आते हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन होता है जो आप पेमेंट करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस के लिए लॉस होता है लेकिन जिसका बिजनेस होता है उसके लिए ये फ़ायदा होता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन आएगा, रिपेयर आएगा, डोनेशन एंड चैरिटी एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये सब इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हम किस तरीके से करते हैं उसका यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से निकलेगी, उसके लिए फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो एक दूसरा तरीका दिया गया है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट किस तरीके से निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या चीज़ें आएंगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या चीज़ें होती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटिंग टू द मेन और नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर्मेट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हम दिखाते हैं और जो इनडायरेक्ट हमारी डायरेक्ट इनकम है उनको यहाँ पे हम शो करते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है यहाँ पे, तो उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और अगर लॉस हो गया ग्रॉस लॉस तो उसको हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेज होंगे उनको यहाँ पे शो करेंगे। अगर हमारी इनकम यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा, और अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनडायरेक्ट वाला, इनकम कम है तो यहाँ पे नेट लॉस निकल के आता है। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को की अकाउंटिंग करते हैं। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट जब प्रिपेयर होगी तो ये हमेशा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगी, और यहाँ पे हम सभी एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का ट्रीटमेंट अपनी बैलेंस शीट के अंदर में दिखाते हैं। कैपिटल का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम नेट प्रॉफिट को जोड़ते हैं, तो ये फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे जो कैपिटल होगी, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होगा उसको हम एडअप करते हैं, अगर नेट लॉस होगा तो उसको यहाँ पे हम माइनस करते हैं। उसके बाद टोटल कैपिटल हम यहाँ पे शो कर देते हैं इसके मेन कॉलम में। इसके अलावा यहाँ पे लायबिलिटी का ट्रीटमेंट हम दिखाते हैं, चाहे वो आपकी करंट लायबिलिटी हो या फिक्स लायबिलिटी हो, उन सबको यहाँ पे हम दिखाते हैं। एसेट को हम दिखाते हैं इस तरफ जो हमारा डेबिट बैलेंस होती है, और इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट करती है मैच। हमेशा इस तरफ का जो क्रेडिट कैपिटल और लायबिलिटीज़ होते हैं ये हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और जो एसेट होती है वो डेबिट बैलेंस होती है। जो हम बैलेंस शीट में आइटम को शो करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, पहला है ग्रुपिंग मेथड और दूसरा है मार्शलिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में हम करते क्या हैं, जैसे सिमिलर टाइप की गुड्स हैं या एसेट है तो उनको हम पर्टिकुलर एक हेड में दिखाएंगे, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, इन सबको हम एक पर्टिकुलर एक हेड बनाएंगे जिसमें होगा, जिसका नाम होगा करंट एसेट, तो उसके अंदर रख देंगे। और करंट लायबिलिटी में जैसे बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, इन सबको हम दिखा देंगे।
तो इस तरीके से हम एक ग्रुपिंग बनाते हैं। इसके अलावा मार्शलिंग में हम 2 मेथड में बैलेंस शीट को ऑर्डर में रखते हैं, जैसे इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, जिसका फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये एक 2 फॉर्मेट हैं जिनमें बैलेंस शीट को दिखाया गया है, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो यहाँ पे देखिए ये लिक्विडिटी का बेस है, जिनमें सबसे पहले आपकी लाइबिलिटीज़ को शो किया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस है, जिसमें कुछ इस तरीके से दिया गया है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर, यानी फिक्स एसेट्स को ऊपर दिखा दिया गया है। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट जो होती है उसको हम प्रिपेयर करते हैं 2 मेथड में। तो ये है एक छोटा सा वीडियो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग है। इसके रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसी वीडियो के जस्ट बाद हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। प्रैक्टिस के लिए MCQ जो भी होंगे वो हम आपको आज ही प्रोवाइड करा देंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है या कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।